हिंदू दर्शन में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो मनुष्य का शरीर जो है हम उसे संभाल कर रख पाते हैं, हम उसे व्यवस्थित रख पाते हैं, हम उसे स्वस्थ रख पाते हैं। बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली सही नहीं होती है, और ख़ास तौर पर जो शहरी जीवन शैली है उसमें हर दिन कोई नई समस्या पैदा होती है शरीर को लेकर। कई तरह की बीमारियां होती हैं, हार्ट की बीमारी होती है, इसके अलावा शरीर की बीमारियां अलग अलग होती हैं, हड्डी टूट जाती है, कई बार आंखें ख़राब हो जाती हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो बीमारियां होती हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी की हम बात कर रहे हैं, वो है फिजियोथेरेपी। हर बीमारी में, हर तरह की किसी भी तरह की समस्या में फिजियोथेरेपी का होना, फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है इन दिनों। इस वक्त हमारे साथ में डॉक्टर रिंकी पटेल मौजूद हैं, जो है वो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, और ख़ास बात यह है कि वो नई रिसर्च पर भी काम करती हैं, नई तरह से भी काम करती हैं। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर रिंकी पटेल से और जानते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के बतौर वो क्या कर पा रही हैं और क्या संभावनाएं देखती हैं, और किस तरह के मरीज़ उनके पास में आते हैं और वो किस तरह से उन्हें डील करती हैं, उन्हें कैसे स्वस्थ करती हैं। बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है का रोल है आपका, ये इस रोल को आप किस तरह से लेती हैं, और इस क्योंकि मेडिकल साइंस में अलग अलग जो है डिग्रियां होती हैं, लेकिन आपने फिजियोथेरेपिस्ट बनना चुना, तो क्या कारण रहा उसका? देखिए, फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जी। और काफ़ी चैलेंजेस आए हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे इस फील्ड में। बेसिकली हम लोग डील करते हैं नेक पेन से, बैक पेन से। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो जाती है, स्पैज़म हो जाता है मसल में ट्रिगर्स आ जाते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हो जाते हैं। लाइफस्टाइल की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत से लोग अवेयर नहीं होते हैं। इसी वजह से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की बात करें हम तो सन एक्सपोजर हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। हमारी बॉडी में सिर्फ विटामिन डी ऐसा है जो बनता नहीं है, जिसको सन की एक्सपोजर में ही कन्वर्ट किया जाता है, और बॉडी में हड्डियां मजबूत करने के लिए विटामिन डी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हड्डियां मजबूत नहीं होगी तो हमारी मांसपेशियां कोई रोल प्ले नहीं करेगी जी। और जो हमारी हेल्दी डाइट होती है, जिसमें हम विटामिन B6, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, विटामिन ई, अगर ये नहीं लेंगे तो हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएगी, मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। काफ़ी पेशेंट्स आके बोलते हैं कि अभी मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, चलते चलते नस चढ़ जाती है हमारी आम भाषा में। बिल्कुल। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास में आते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अब अगर हम बात करें कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का कहाँ कहाँ रोल आता है, क्योंकि अमूमन इन दिनों जो ख़ास बीमारियां हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं जिससे बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते हैं, वो हार्ट डिसीज़ होती हैं। तो बाकी तो हम दीगर बात करेंगे से, लेकिन क्या हार्ट डिसीज़ में एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। हार्ट डिसीज़ेस में हम पेशेंट को हार्ट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कार्डियो ट्रेनिंग बोलते हैं जिसको, जिम में भी अगर आपने सुना होगा कि आज हमारा कार्डियो का डे था। बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत सारे कार्डियो एक्सरसाइज भी होती हैं, यंगस्टर्स होते हैं, तो आज मैंने कार्डियो लिया, आज मेरा कार्डियो का सेशन था। मींस वो अपने हार्ट को हेल्दी बना रहे हैं। जी हाँ। सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ने से भी हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। क्या बात। सिर्फ आधे घंटे की एक वॉक से भी हम हमारे हार्ट को हेल्दी बना सकते हैं। ये भी एक तरह की फिजियोथेरेपी है। हाँ। स्विमिंग है, डांसिंग है, ये भी एक तरह की फिजियोथेरेपी है। जुम्बा है, अभी आपने सुना होगा, एरोबिक्स एक्सरसाइजेस होती है। जी हाँ। स्किपिंग है, रस्सी कूदते थे पहले के ज़माने में बच्चे। जी हाँ। तो इट्स अ काइंड ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग। तो इन सब चीज़ों से आप कार्डियो ट्रेन कर सकते हैं, हार्ट मसल को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन कोई हार्ट की बीमारी किसी को हो गई है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई बाईपास हुआ है, ऐसे में आपका रोल क्या होता है
क्या वहाँ भी कोई एक्सरसाइजेस होती हैं ऑपरेशन के बाद में? हार्ट रिप्लेसमेंट के बाद में या कार्डियक अरेस्ट के बाद में जी हाँ। या कार्डियो से रिलेटेड किसी भी डिसीज़ के बाद में अगर पेशेंट बेड रिडन होता है, ऑन जी बेड हाँ। होता है, जी तो वहाँ हमारा रोल एक अहम रोल होता है। जी हाँ। और हार्ट और लंग्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जी हाँ। तो जिसके लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मोस्ट कॉमन होती है जिसे हम यूज़ करते हैं। जी तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम ऑन बेड करवाते हैं जी। पेशेंट को। स्पायरोमीटर जो होता है उससे आप आपके लंग्स को ट्रेन कर सकते हैं, जी हाँ। और किसी भी तरीके का कोई म्यूकस हार्ट में लंग्स में डिपॉजिट ना डिपॉजिट ना हो हो। जाए, जी हाँ। इसकी वजह से हम स्पायरोमीटर और चेस्ट पीटी पेशेंट्स को जी। प्रोवाइड करवाते हैं। अमूमन जब फिजियोथेरेपिस्ट का शब्द आता है तो हम कंसर्न करते हैं फ्रैक्चर से। जब कोई हड्डी कोई ब्रेक होती है तब ये कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी का रोल आता है। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि एक अगर किसी का कोई ब्रेन ब्रेक हुआ है तो उसके बाद में किस तरह की थेरेपी आप उसे देती हैं? जी, बेसिकली हड्डी अगर टूटा है तो पेशेंट या तो प्लास्टर कास्ट में होगा जी या फिर उसको बॉडी में इम्प्लांट डले होंगी जिस भी बॉडी का फ्रैक्चर हुआ है। जी हाँ। अगर बॉडी प्लास्टर कास्ट में 1 महीने तक रहती है, जी 1.5 से 2 महीने भी रहती है कभी कभी, तो जॉइंट स्टिफ हो जाता है। स्टिफ हो जाता है निश्चित रूप से। और उस स्टिफनेस को ठीक करने के लिए जी। हम लोग हमारी इलेक्ट्रोथेरेपी मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। जी सीपीएम मशीन होता है, बोलते हैं उसको कंटिन्यूस पैसिव मशीन। मतलब उस मशीन के ऊपर आप पेशेंट को लिटा देते हैं। जी मान लीजिए आपके घुटने का फ्रैक्चर है जी हाँ। या टीबिया का फ्रैक्चर है जी या हाँ। फीमर का फ्रैक्चर है। जी इसमें आपका अगर घुटना मुड़ता नहीं जी है हाँ। या मुड़ने में असमर्थ है, क्योंकि स्टिफ हो गया है वो। स्टिफ हो गया जी है, हाँ। और पेशेंट आपको हाथ भी नहीं लगाने दे रहे जी हाँ। कि नहीं तब दर्द हो रहा है, बहुत दर्द बहुत में ज़्यादा है, दर्द हो रहा है। तो हम उस मशीन पे उसको लिटा देते हैं। जी। 10 मिनट 15 मिनट के लिए उनको फिक्स कर देते हैं, और एक जी। पर्टिकुलर एंगल्स जिसमें उनको दर्द ना हो जी हाँ। वो एंगल हम उस पे सेट कर देते हैं। जी और उसके बाद में वो कंटिन्यूस 10 से 15 मिनट के लिए उस मशीन के द्वारा ही पैर मुड़ता है और अच्छा, सीधा होता अच्छा, है। अच्छा। फिर जैसे ही पेशेंट्स थोड़ा कंफर्टेबल हो गया उसके बाद में। हाँ, जी कंफर्ट हाँ। जोन में आ जाते हैं, तो वो फिर अलाउ करते हैं हमें मूव करने के लिए। तो उसके बाद में फिर हमारी मैनुअल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ। और मैनुअल थेरेपी में मोबिलाइजेशन हो गया, मैनिपुलेशन हो गया, जी ये सारी टेक्निक्स यूज़ करके आप पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं। जी तो जितने भी टाइम के लिए वो प्लास्टर कास्ट में रहा है, जी पर्टिकुलर उतने ही टाइम के बीच में या उसी इंटरवल में हम लोग जी। उनको वापस उनका जो रेंज ऑफ मोशन है जी। वो वापस गेन करवाने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें एक कार्डियोलॉजिस्ट की, हम बात करें एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी कुछ चैलेंजेस होते हैं? आपने कुछ फील किए हैं? जी, डेफिनेटली जी बहुत से चैलेंजेस होते हैं। जी अभी आजकल पोस्चर की वजह से काइफोटिक, बहुत से लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, जी गलत हाँ। पोस्चर में बैठते हैं। जी हाँ। अभी काइफोसिस अगर हम बोले तो उसको हिंदी में बोलते हैं कुबड़ निकल आना। जी हाँ। तो कुबड़ निकल आना वो एक दिन में नहीं निकलता वो है, तो सालों। वो सालों जी हाँ, साल बिल्कुल का वो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर पेशेंट आते हैं और वो उनका ये कंसर्न होता है कि ये 1 से 2 सेशन में वो ठीक ठीक हो जाए। हो कैसे तो पॉसिबल है? हड्डी का जो है जी डिफॉर्म होना, जी हाँ। वो सालों लग जाते हैं। जी हाँ। तो अगर हम उसको मिनिमम 3 to 6 मंथ्स की भी एक्सरसाइजेस रेगुलरिटी में करते हैं जी हाँ। तो इट कैन बी क्योर, और वो अच्छा। इरिवर्सिबल अच्छा, इज इट पॉसिबल टू क्योर? पॉसिबल है। काइफोसिस पॉसिबल है अगर पेशेंट हमारी बात माने तो। बात मान रहे थे बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं कि जैसा आपने कहा कि हर बीमारी में एक थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन आई ऑपरेशंस होते हैं, आई की कोई समस्या होती है, क्या वहाँ भी आपका रोल है? जी, देखिए मांसपेशियां तो पूरी बॉडी में है, जी हाँ। आँखों में भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आँखों में भी कई समस्याएं होती है, स्क्विंट्स होते हैं जी आँखों हाँ। में, चेहरे का लकवा लग जाता है जी जिसमें हाँ। आँखें खुली रह जाती है एक साइड की, जी हाँ। और एक साइड की सारी मसल बिल्कुल। पैरालाइज्ड हो जाती जी हैं। जी तो जी। जिसमें हमारे मसल स्टिमुलेटर्स होते हैं जी जो हाँ। पर्टिकुलर मोटर पॉइंट्स को
स्टिमुलेट करके और फिर हम वापस मसल को री-एजुकेट करते हैं। हमारी जो मशीन्स है हमारे पास में इलेक्ट्रोथेरेपी की, वो मसल को वापस री-एजुकेट करती है, मांसपेशी भूल जाती है उसकी एक्टिविटीज, राइट, तो हम उसको एजुकेट करते हैं, री-एजुकेट करते हैं। जी। तो इस तरीके से हम आंखों की भी वहाँ भी रोल वहाँ पर भी हमारा रोल होता है। जी, स्पोर्ट्स इंजरीज भी एक बड़ा पार्ट है, क्योंकि आजकल जो प्लेयर्स होते हैं उसमें खूब इंजरीज होती हैं। क्या उस तरह के पेशेंट भी, उस तरह के प्लेयर भी आपके यहाँ पर आते हैं? जी, बेसिकली बॉल थ्रो करने में रोटेटर कफ इंजरीज बोलते हैं, रोटेटर कफ इंजरीज हो जाती है। जी, बैडमिंटन खेलते समय बिल्कुल, सुप्रास्पाइनटस हमारी लैंग्वेज में हम बात अगर करें तो मांसपेशी का नाम है, वो सबसे प्रोन होती है इंजरी की। चलते चलते या फिर ड्यूरिंग थ्रोइंग या रनिंग एंकल स्प्रेन हो गया, ग्राउंड पर अगर आपको दौड़ लगाते लगाते, क्रिकेट में जैसे हमने देखा है कि पिच पे आप एक रन ले रहे हैं और आप दौड़ लगाते लगाते नस चढ़ गया या स्पैज़म हो गया, तो उस समय फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत अहम रोल है। सबसे पहले वो ग्राउंड पे जाके देखते हैं कि कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, पूरा असेसमेंट करते हैं। अगर सिर्फ मामूली सा स्पैज़म है तो वो वैसोकूलन स्प्रे यूज करके एंड देन दे जस्ट स्ट्रेच द स्ट्रक्चर्स और उसको ठीक कर देते हैं। ज़्यादा ज़रूरी होती है तो टेपिंग वगैरह भी यूज़ करते हैं हम लोग, केटी टेप बोलते हैं, काइनेसियो टेपिंग, जो कि आपकी मसल को फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल होता है, जिससे आपकी एक्टिविटी वो बढ़ा देते हैं और इस तरीके से वो ग्राउंड पर फिजियोथेरेपी का रोल अदा करते हैं। तो हम अगर ये कहें कि विराट कोहली, रोहित को जब कुछ चोट लगती है, जब वो डॉक्टर जो दौड़ के आते हैं, क्या उसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है? सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। जी, सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। पर वो जाकर कई बार ये होता है कि प्लेयर घायल पड़ा हुआ है और वो तुरंत कुछ करते हैं, खड़ा हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसी क्या फिजियोथेरेपी होती है कि तुरंत रिलीफ मिल जाता है? कभी कभी देखिए, मसल में स्पैज़म हो गया या ट्रिगर्स हो गए, तो वो अगर हम इंस्टेंट रिलीज कर देते हैं, हैम्स की स्ट्रेचिंग कर देंगे, हैमस्ट्रिंग पुल हो गया है, मसल पुल हो गया है, तो इंस्टेंट हम टेपिंग कर दिया तो भी रिलीज मिल जाता है पेशेंट को। यस, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वैसोकूलेंट स्प्रे होते हैं, तो वो वैसो कंस्ट्रिक्शंस कर देते हैं, जो पेन के सिग्नल्स हैं, पी सब्सटेंसेस होते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं, वो पेन गेट थ्योरी पे काम करते हैं। तो उस तरीके से वो ठीक हो जाते हैं। हम बच्चों की अगर हम बात करते हैं, बच्चों में जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, कई बार पोलियो जैसी बीमारियां भी होती हैं और सेरेब्रल पाल्सी जैसी भी बीमारियां होती हैं, क्या ये बीमारियां क्योरेबल हैं फिजियोथेरेपी के माध्यम से? देखिए, बेसिकली सेरेब्रल पाल्सी और पोलियो दोनों डिफरेंट एंटिटी हैं। सेरेब्रल पाल्सी में मसल का टोन होता है फ्लैसिड या तो स्पास्टिक, या पैराप्लीजिया होता है पेशेंट को, ब्रेन अच्छा काम करता है, किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हमारी जो मांसपेशियां होती है उसको कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। बिल्कुल। अब ब्रेन में ही चोट लगी है तो ब्रेन का कंट्रोलिंग पावर ही चला गया है, जिसकी वजह से स्पीच डिस्टर्ब रहती है। बहुत सारे, वो सिवियरिटी पे डिपेंड होता है कि कौन से लेवल का सीपी है। अगर ज़्यादा अपग्रेडेड सीपी है, स्टेज बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में ये चीज़ होती है कि हम लोग चेस्ट पीटी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पैसिव मूवमेंट्स करवाना, पेशेंट एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। कुछ पेशेंट्स में ऐसे होते हैं कि पेशेंट्स का जैसे सीपी बच्चे होते हैं जो ऐसे चलते हैं, सीजर्स गेट में चलते हैं, मतलब कैंची नुमा स्ट्रक्चर्स में चलते हैं, उनकी चाल ऐसी होती है, हम ऐसे चलते हैं, हमारे स्टेप्स हम लोग ऐसे रखते हैं और वो ऐसे रखते हैं। तो हम लोग वो मांसपेशियों पे ध्यान देते हैं जो ऐसी जो गेट है उस पे काम ना करें, ऐसी चाल में ना चलें, जिसके लिए स्ट्रेचिंग्स होती हैं, बॉलस्टर्स होते हैं,
बॉल एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये जो कन्वेंशनल बीमारियां हैं तो खैर हमने बात की बच्चों की, लेकिन क्या बच्चों में कुछ नई तरह की प्रॉब्लम भी आ रही हैं फिजियोथेरेपी संबंधित? क्योंकि आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, तो क्या इससे भी भविष्य में कोई संभावना ऐसी है जो इस तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं? जी बिल्कुल। जितना बच्चा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएगा जी, उतना ही वो मोटापे की ओर अग्रसर होगा जी, और अगर बच्चे में मोटापा है जी, तो मोटापा और भी 10 बीमारियां घेर के लेके बिल्कुल, आता है, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसमें हाइपरटेंशन शामिल है, जी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है जी, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, और आजकल बच्चों में जुवेनाइल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। जी, और हम आगे ये भी कह सकते हैं कि वो वेट पुट ऑन होने की वजह से जोड़ों में भी दर्द होने की समस्या बहुत जी, ही अर्ली स्टेज में आ जाएगी। जी, जी, जैसे कि 60-70 साल की उम्र में आने पर पहले आर्थराइटिस होता था, गठिया होता था, जी, वो मोटापे के कारण, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण अच्छा, बच्चों में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। जी, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसे हमें बच्चों को बताना चाहिए कि सेडेंटरी से हट के फिजिकल एक्टिविटी हमें जी, हफ्ते में 5 घंटे या करना चाहिए कम पर से डे, कम। हाँ आधा घंटा भी अगर आप जी, एक दिन में बाहर ग्राउंड पर समय जी, बिताते हैं जी, तो इट्स मोर देन सफिशिएंट और जी, ये सारी बीमारियां आपको नहीं नहीं घेरेगी। होंगी। आजकल बच्चे मोबाइल पर लगातार काम करते हैं, उंगलियों को लेकर भी कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। हाँ जी जी, जी, उसको हम टेक्स सिंड्रोम नाम से भी जानते टैक्स हैं। सिंड्रोम। टेक्स सिंड्रोम, अच्छा, वो टैक्स लगातार करते हैं उस वो पर। टेक्स्ट जी, जी, वीडियो जी, गेम्स खेलते हैं तो आप थंब मूवमेंट इस तरीके से वो थंब मूवमेंट्स लगातार बिल्कुल, चलाते हैं, बिल्कुल, तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं, यहाँ पर टेंडेंस होते हैं, जी, मांसपेशियों की जो एंडिंग्स होती हैं उसको हम टेंडेंस बोलते हैं। जी हाँ, तो उस टेंडन में बार बार रिपीटेशंस के कारण, रिपीटेशन के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है और स्ट्रेस से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अच्छा, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट को पेन फील होता है यहाँ जी पर। हाँ, जी हाँ, तो ये सारी बीमारियाँ ओवर यूज इंजरीज बोलते हैं जी इनको, हाँ, जी हाँ, फोन जी की ओवर यूज की वजह से जी। होता है। अब एक सवाल ये भी है कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो तो तब आते हैं जब बीमार हो जाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कि आपके पास पेशेंट नहीं आए, उसके लिए क्या लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या क्या रोल होना चाहिए, क्या खाने का रोल होना चाहिए, स्पेशली डाइट की महत्वपूर्ण है, उसके अलावा एक्सरसाइज आपने तो कहा ही एक्सरसाइज होनी चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल हो ताकि फिजियोथेरेपी की समस्या पैदा ना हो? सबसे पहले तो अगर सनराइज हुआ है जी, तो आपको भी बेड से उठ जाना चाहिए, जी हाँ, जी हाँ, और सनसेट हो गया है तो जी, आपको भी सो तो जाना जाना चाहिए। चाहिए। ये तो आदर्श स्थिति, आइडियल स्थिति ये बता दी आइडियल आपने। स्थिति है। और जी हाँ, सनराइज में जब तक सन है तब जी, तक आपको जो खाना है वो खा सकते हैं। जी, सनसेट के बाद में आपको खाना नहीं खाना नहीं खाना चाहिए, है, जी, क्योंकि बॉडी सेल रिपेयर कर रही होती है उस टाइम पे, बिल्कुल, रात के समय राइट, वो स्लीप के लिए तैयार हो रही होती जी है। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, और स्लीप से आपको काफ़ी चीज़ें ऑटोमेटिक हील होने के चांसेस रहते हैं, जी। ऑटोमेटिक हील हो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी बीमारियां। मतलब नींद भी एक तरह की थेरेपी है। डेफिनेटली जी अगर हाँ, आप, बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहा है, वीडियो गेम्स में एंगेज है, तो फिर उसका मेंटल हेल्थ खराब हो गया है। बिल्कुल, उसका मेंटल हेल्थ खराब होने के साथ साथ उसके डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको नींद में भी फ़ोन दिखते हैं, नींद में भी वीडियो गेम्स दिखते हैं, बिल्कुल, तो नींद उसकी प्रॉपर नहीं होती है, वो टुकड़ों टुकड़ों में नींद होती है, जी हाँ, जी हाँ, टूटती है बार टूटती बार। है नींद, तो वो बिल्कुल, नींद टूटने की वजह से सेल रिपेयर नहीं हो जी जाते हाँ, हैं, जी हाँ, जी हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, और गेम्स में आप स्विमिंग कर सकते हैं, जी हाँ, बच्चों को प्रमोट कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट के प्रमोट लिए कर सकते हैं। आउटडोर गेम्स, जब हम बच्चे थे तब हम गिल्ली डंडा खेला खेलते करते थे, थे, अब वो गायब हो गए, वो सारे जो खेल ही खत्म हो गए वो हैं। खेल ही खत्म हो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, तो जी हाँ, वो खेल बहुत ज़रूरी है लाइफ जी में, हाँ, जी हाँ, मेंटल डिप्रेशन एज वेल एज फिजिकल फिजिकल, हेल्थ को जी प्रमोट हाँ, करने के जी लिए। हाँ, जी हाँ, अच्छी जी। बात है। हम महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में अमूमन कई बीमारियां होती हैं, गठिया अमूमन महिलाओं को होता है, लेकिन अगर हम बात करें डिलीवरी वाला पार्ट है तो इसमें आजकल अब देखने में ये आ रहा है कि ऑपरेशंस पर ही 99% जो है महिलाएं डिपेंडेंट हो गई। डॉक्टर्स भी प्रेफर ये करते हैं कि ऑपरेशन किया जाए और उससे बच्चा पैदा किया जाए। क्या कारण है? क्या इससे आपको लगता है फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हुई हैं?
क्या वो ऐसी महिला करे ताकि वो नॉर्मल स्थिति में आ जाए? डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जो जी। हमारी एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, थाई जी। मसल्स होती हैं, जी। बॉडी की मैक्सिमम मसल डिलीवरी के टाइम पर काम करती हैं। जी। उसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट होती है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स, जिसे जी। हम पेल्विक फ्लोर मसल्स बोलते हैं। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन होना चाहिए। अगर वो स्ट्रेंथ है जी। तो बॉडी नॉर्मल डिलीवरी बेबी को करवा सकती है, कोई जी। भी फीमेल। जी। लेकिन अगर वो वीक है, जी हाँ। सेडेंटरी है, तो इट्स वेरी रिस्की फॉर अ मदर जी। एंड फॉर अ बेबी जी। एज वेल एज फॉर अ डॉक्टर, जी क्योंकि हाँ। डॉक्टर भी रिस्क नहीं लेना नहीं लेंगे, चाहेंगे। बिल्कुल निश्चित। तो इसकी वजह से पेल्विक फ्लोर जो मसल्स होती हैं जी। वो काफ़ी स्ट्रेंथन होना चाहिए एट द जी। टाइम ऑफ डिलीवरी। जी। जी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई महिला अगर यदि प्लान कर रही है इशू के लिए, तो उसके पहले उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आना चाहिए ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सके? जी, डेफिनेटली 3 ट्राइमेस्टर्स में बांटा गया है प्रेगनेंसी को, जी। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जी ट्राइमेस्टर। हाँ। तो डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती है, जी। जिसे हम प्री नेटल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। जी। डिलीवरी के पहले होने वाली एक्सरसाइजेस को जी हाँ। प्री नेटल एक्सरसाइजेस बोलते हैं। अच्छा। फिर पोस्ट डिलीवरी भी बॉडी चेंज होता है, जी हाँ। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जी हाँ। तो उसके लिए भी मदर के लिए पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस का प्रोटोकॉल बनाया गया है। जी। उसके बाद भी वो अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन करने के लिए जी। पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस कर कर हैं। सकती हैं। जी। जी। हर डॉक्टर के जीवन में कई ऐसे केसेस आते हैं जो उसे याद रह जाते हैं। क्या एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास में कुछ ऐसे पेशेंट आए जिनको बहुत ज़्यादा क्रूशियल थे और कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन आप उनको क्योर कर पाई और आपको सेटिस्फेक्शन मिला? जी, ऐसे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। जी। 2011 से मैं फील्ड में हूँ जी। और इतने टाइम से काफ़ी पेशेंट्स ठीक किए हैं, जी। जिनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो याद रह जाते हैं। जी हाँ। जी। उनमें से एक आंटी हैं, सुनीता हाँ। खंडेलवाल। जी। तो उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। अच्छा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक वो कंडीशन होती है जिसमें उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अच्छा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जी। कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारी खुद की ही बॉडी को खाने लग जाते हैं। अच्छा। 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 मतलब आप आपकी बॉडी अंदर से खोखली हो रही है, जी हाँ। जिसकी वजह से मसल की स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो रही खत्म है। होती जा रही है। तो वो पूरे बेड पे आ गए थे, 20 सालों अच्छा। से वो बेड पे हैं। अच्छा। वो उनके पैर काम नहीं करते हैं और कुछ समय पहले उनकी सिग्नेचर भी खराब हो गई थी, अच्छा। जिसकी वजह से बैंक में उनको इश्यूज आ रहा था। जी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया, फिजियो सेशन स्टार्ट किया, 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट प्लान, उनका प्रोटोकॉल फाइनलाइज किया। जी। 3 मंथ्स के बाद में, 3 मंथ्स के सेशन के बाद में जी। उन्होंने अपने ग्रैंड सन के लिए एक स्वेटर अरे वाह! बनाया। अरे वाह! तो इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली। और ये जो इंटरव्यू हो रहा है जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। ये बिल्कुल हम उनके साथ में शेयर करने वाले जी हैं। हाँ। जी हाँ। और ये इंस्पिरेशन भी दूसरे पेशेंट के लिए है कि आप हारिए मत, आप फिजियोथेरेपी करवाइए और आप स्वस्थ रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। एंड शी इज़ हैविंग वेरी विल पावर। अगर जी। आपके पास विल पावर है तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर कर सकते दूर हैं कर आप। सकते हैं। जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। जी। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपना करियर अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह की संभावनाएं आप भविष्य में देखती हैं? हमारे देश की हम बात करें या बाहर की बात करें, क्या रिसर्च हो रही है इस पर? क्या संभावनाएं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जी। जैसे हम डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, जी हाँ। वैसे वैसे हमारे ग्राउंड्स छोटे होते जा रहे हैं। जी हाँ। और जैसे जैसे हमारे ग्राउंड्स, प्लेइंग ग्राउंड्स जो छोटे होते जा रहे हैं, जी। फिजियोथेरेपी की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल तो सही बात जितना हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहेंगे, जी उतनी फिजियोथेरेपी की डिमांड्स बढ़ेगी, है। बढ़ेगी। और डिमांड्स बढ़ेगी तो वैकेंसीज भी बढ़ेगी। जी। और आप हर फील्ड में काम कर सकते हैं। जैसे कार्डियो का डॉक्टर अलग होता है, जी। हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, न्यूरो अलग होते हैं, जी। ऑर्थो अलग होते हैं। तो फिजियो में भी सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। जी। तो फिजियो में भी मास्टर्स के कोर्स होते हैं, पीएचडी होता है। जी हाँ।
रिसर्चर्स होती हैं, काफ़ी रिसर्च सेंटर्स हैं, तो वहाँ जी। भी बच्चे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं जी हाँ, और आगे अपना करियर इसमें बना सकते हैं। बहुत अच्छा भविष्य है। अच्छा भविष्य। जी। जो पेशेंट आपके पास में आते हैं, आप फिजियोथेरेपी तो करती हैं, लेकिन क्या डाइट का भी कोई बड़ा रोल है जो आप सजेस्ट करती हैं कि आप फिजियोथेरेपी कर रही हैं, साथ-साथ में आप प्रॉपर अगर डाइट लेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे, जल्दी रिकवर होंगे? क्या ऐसा है? जी, देखिए कॉम्बिनेशन में अगर हम कोई भी काम करते हैं, जी, तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। जी, अगर हम एक एग्जांपल लें, एक पौधा है, वो एक अलग जगह उग गया है जी। और एक पौधा हमारे पास है जिसमें हम खाद पानी सब दे रहे सब हैं दे रहे हैं। और हम उसको एक अच्छी फीलिंग्स के साथ में बिल्कुल, बड़ा बहुत कर अच्छी रहे हैं, बात है। जी तो हाँ, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा जी हाँ, कंपैरेटिवली टू जी, दैट प्लांट। जी, तो इसी तरीके से अगर हम मेडिसिन के साथ में, डाइट के साथ में और फिजियोथेरेपी के साथ में अगर किसी भी डिसीज को ट्रीट करते हैं, जी हाँ, जी तो हाँ, इट विल गिव अ गुड डेफ़िनिटली। एंड बेटर रिजल्ट। जी, जी। डॉक्टर दिंकी, आप अपने आप को एक फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भविष्य में कहाँ देखना चाहती हैं? क्या अपने आप से एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? आप मतलब आप 5 साल या 10 साल के बाद में अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? देखिए इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री जी, एंड अभी भी लोगों को रूरल एरियाज में अभी भी वो अवेयर नहीं है फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग। जी हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो फिजियोथेरेपी सिटीज़ में, अर्बन एरियाज में अवेलेबल है, जी, वो आगे चलकर गांव के गाँव में लोगों भी। तक भी ये सर्विसेज पहुंचाई जाए। जी, तो इसमें हम सभी की अहम भूमिकाएं रहेंगी। जी, हम करें, हमारे जूनियर्स करें, जी, सीनियर्स जी, करें। जी, आशा करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर मिलकर हुँ, वहाँ तक पहुँचेंगे। जी, जी। चलिए, डॉक्टर रिंकी पटेल, आपसे बातचीत हुई और हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने फिजियोथेरेपी के रूप में बताई। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये इस कार्यक्रम को आप ज़रूर देखें और अपने लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये पॉडकास्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो शारीरिक रूप से अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए भी जो किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और फिर उन्हें किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने आसपास के लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों और एक स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ सकें। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।